फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक और नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? बताओ। सो अदर नेम इज व्हाट? यस, इट इज मनी मैनेजमेंट। व्हाट इट इज? मनी का मैनेजमेंट। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते क्या हो? आप प्लान कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर प्लानिंग। यू आर प्लानिंग, पहली बात, किसके रिस्पेक्ट में, कि मुझे पैसे अरेंज कहाँ से करने हैं और मुझको पैसे इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। तो पैसों से रिलेटेड प्लानिंग इस सब्जेक्ट में होती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, प्लानिंग अपने आप में एंड नहीं होता। आप सभी लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है एक सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज, और बिजनेस स्टडीज के अंदर आप पढ़ते हो 5 मैनेजमेंट फंक्शंस। तो आपका मैनेजमेंट एंड्स एट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? हमने क्या टारगेट सेट किया था, क्या अचीव हो रहा है, कितना डिविएशन है, और क्या रेमेडियल एक्शन लेना है। सोचा क्या था, हो क्या रहा है, कितना गैप है, और क्या रेमेडियल एक्शन लेना है। सेम हैपेंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले हमें प्लान आउट करना है कि यार पैसे अरेंज कहाँ से करने हैं, पैसे इन्वेस्ट कहाँ से करने हैं, जिससे हमारी कमाई बढ़ पाए। लेकिन दिस डजंट मीन कि काम खत्म हो गया। इवन जब काम चल रहा है तो वी हैव टू कीप अ ट्रैक कि जैसा हमने रिजल्ट सोचा था क्या वैसे ही हो रहा है। क्योंकि अगर वैसा नहीं हो रहा और चीजें नेगेटिव जा रही हैं, तो हमें क्या मेजर लेना चाहिए जिससे हमारा लॉस कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाए। तो ये सब्जेक्ट इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग सब्जेक्ट। यू आर गोइंग टू परफॉर्म ग्रेट, एंड लेट मी टेल यू, यू कैन सेट अ टारगेट ऑफ 90 प्लस इन FMSM कि यू विल मेक दिस हैपन। और जितने बच्चे भी ये वीडियो अभी देख रहे हैं या ये बच्चे कभी बाद में देखें, मेरा तुमसे एक ही कहना है, अगर तुम अपनी प्रेपरेशन ऑन टाइम स्टार्ट कर रहे हो, जैसे फरवरी में आज हम खड़े हैं, 20 फरवरी आज की डेट है, प्लान फॉर ऑल इंडिया रैंक एंड मेक स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स योर स्ट्रेंथ, सो दैट उनमें तुम 85-90 प्लस खींच लो। उनमें तुमने 85-90 प्लस कर लिए, और जो दूसरे थियोरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें तुमने 60 और 70 की रेंज भी टच कर दी। कोशिश तो उसमें भी 80 प्लस होना चाहिए, लेकिन कम से कम भी मैं बात करूं तो भी ऑल इंडिया रैंक तक आप पहुंच सकते हैं। और ऑल इंडिया रैंक अगर एक बार आपकी आ गई तो इट जस्ट चेंज द एंटायर गेम फॉर यू, एंड इट हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर फ्यूचर। So don't take it lightly. Be passionate. Be passionate about your preparation and be passionate about the result that you have to get in your CA Inter November 2024. तो बिना पैशन, बिना एफर्ट, बिना पॉजिटिविटी और बिना सही डायरेक्शन के काम नहीं हो पाता। तो दम लगाना बहुत जरूरी है। यस, चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं इस सब्जेक्ट की, जा रहे हैं हम थोड़े आगे। हमने इसके कुछ मेन एस्पेक्ट्स कल नोट डाउन किए थे, अभी उनको हमने कल समझ भी लिया था। फिर मैंने आपको ये छोटू सा होमवर्क दिया था कि आप लोग लिख के लाएंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के बारे में। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के बारे में तो हम इसको बिगिन कर रहे हैं। प्लीज एवरीबडी पुट योर पेन्स डाउन। आप ना भी लिख पाए हो तो यू राइट इट लेटर, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, अभी बस सुनना शुरू कर लो, जस्ट लिसन वेरी केयरफुल। ठीक है, हम इसको ऐसे कनेक्ट करके समझे। मैं आपसे कहूं कि आप में से किसी ने सोचा कि यार मेरे को मेरा बिजनेस करना है। क्या करना है मुझे? बिजनेस। अब बिजनेस करना है तो जो पहली आवश्यकता है, फर्स्ट, वो क्या होती है? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू डू बिजनेस इज फंड्स। हमको चाहिए पैसे, करेक्ट। अब फंड्स की बात करूं तो ये क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम वेयर पैसे तो चाहिए, बट फ्रॉम वेयर विल आई गेट दोस? तो उसके लिए अभी हमारे एग्जाम्पल में हम अपने आप को कंसिडर कर लें, सपोजिंग कि हम हैं एक कंपनी। जैसे ही हम कंपनी नाम दे देते हैं तो हमारा दायरा बढ़ जाता है, स्कोप बढ़ जाता है, वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो मैं आपसे बोलूं कि यार एक बैंक है विच इज अ पब्लिक बैंक, एक काम करें नेशनलाइज नाम लिख लें, दैट इज मोर सूटेबल। सो वी हैव अ नेशनलाइज बैंक जहां से वी कैन गेट लोन, दिस इज वन ऑप्शन एट, फॉर एग्जाम्पल
8% interest rate. You have yet another option जिसमें you can apply to a private bank. ठीक है, where they are going to charge 10% per annum का interest. You still have other options. आपने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मार्केट में शेयर्स इशू कर देता हूँ। तो शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हो तो डेफिनेटली इट ऑल्सो कम्स विद सम कॉस्ट। आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, आपको शेयर प्राइस में इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, कमा के देना पड़ेगा। मानो आप उसकी एक कॉस्ट निकल रही है, कैसे निकालते हैं वो कॉस्ट, वो हम सब पढ़ेंगे सब्जेक्ट में। 14%, ये मैंने बात करी अभी इक्विटी शेयर्स की। फिर आपने कहा मेरे पास आई हैव अनदर ऑप्शन जिसमें मैं पैसे मार्केट से उठा लूं बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, उसके लिए आपका सपोजिंग 12% आपको रिटर्न उन्हें देना पड़ेगा। अब मैंने जब आपको ये कुछ सिर्फ चुनिंदा एग्जाम्पल बोले, यहाँ से भी आ सकता है, 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 जस्ट 4 एग्जाम्पल्स आई हैव टॉक्ड अबाउट सो फार। तो पैसा चाहिए, तो लोग, पता है हमारी यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दे नो कि यार मेरे को पैसा चाहिए एंड इट्स ऑफ आर डायर नीड है, हमारी इमेंस इंपॉर्टेंस की। तो जहां से पैसा मिल जाता है वो वहां से अरेंज कर लेते हैं, बस पैसे मिल जाए ताकि धंधा स्टार्ट हो जाए, विच इज द बिगेस्ट सेंसलेस एक्ट वन कैन डू। जब आपको पैसे चाहिए तो मनी कम्स विथ कॉस्ट माय डियर चिल्ड्रन, मनी कम्स विथ कॉस्ट। मतलब अगर आप लोन ले रहे हैं तो पैसा आपको मिल रहा है, बट आपको एवरी ईयर उस पे एक इंटरेस्ट पे करना है। अगर आप नेशनलाइज्ड बैंक से ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि कम इंटरेस्ट जा रहा है। आप एक प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा जा रहा है। आप शेयर्स से उठा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट और ज्यादा आ रही है। आप प्रेफरेंस शेयर से उठा रहे हैं तो डेट से ज्यादा लेकिन इक्विटी से कम आ रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आंख पे पट्टी बांध के जहां से जल्दी पैसा मिल जाए वहां से उठा लो। नो, हमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, हमें ऑल्टरनेट सोर्सेस को स्टडी करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज करना पॉसिबल है। और फिर ये देखना जरूरी है कि नॉट जस्ट कॉस्ट, क्योंकि अगर आप बच्चे सिर्फ कॉस्ट के हिसाब से डिसीजन लें तो आप एक ही चीज पे रुक जाएंगे, बोलेंगे नेशनलाइज बैंक से लोन ले लो, खत्म कहानी। बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। कॉस्ट के साथ साथ आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखने हैं। क्या मल्टीपल फैक्टर्स देखने हैं मैम? आपको देखना है कि आपके कंट्रोलिंग पावर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या बोला मैंने आपसे? आपके कंट्रोलिंग पावर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप अगर पहले से शेयर्स इशू कर चुके हैं, अगर आप और शेयर्स इशू करेंगे, तो पहले थोड़े से शेयर होल्डर्स थे, अब और शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, तो बताइए कंट्रोलिंग का क्या होगा? कंट्रोलिंग पावर डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होने का मतलब कंपनी के नंबर ऑफ ओनर्स बढ़ जाएंगे। तो जो लोग पहले थे, चुनिंदा लोग, पहले सिर्फ उनकी सुनवाई होती थी, अब लोग बढ़ गए क्योंकि, तो कहीं ना कहीं उनके पावर का, पुराने वालों का डाइल्यूशन हो गया। तो सबकी बात सुनना पड़ेगी, तो वो कंट्रोल खो बैठ रहा है। हाँ मैम। मैम और भी कोई बातें हैं? मैं आपको बोलूं इनको 8% और इनका 14%, दोनों में से किसका देना कंपल्सरी है, फिक्स्ड है? तो ये डेट पे इंटरेस्ट देना फिक्स्ड है। कोविड आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। तो इट इज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन ऑन यू, यू हैव टू पे इट। जबकि हम बात करें यहाँ, तो ये कोई फिक्स बर्डन नहीं है। प्रॉफिट है तो दे दो, नहीं है तो मत दो। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि जब आप अपना सोर्स फाइनल करो तो आंख बंद करके नहीं करना है। सबसे पहली बात, अभी हम सब्जेक्ट को सिर्फ शुरू कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर जाओगे तो यू विल गेट डीपर अंडरस्टैंडिंग। पहली बात ये आती है, डोंट लुक फॉर द इजीएस्ट सोर्स, कि मुझे जल्दी से जहां से पैसा मिल जाए। नो, लुक फॉर ऑल द ऑल्टरनेटिव्स। चाहे वो बैंक्स अलग अलग हों, एसबीआई है, पीएनबी है, कैनरा बैंक है, आईसीआईसीआई है, व्हाटएवर, सबको देखो, सबके टर्म्स चेक करो, किन के टर्म्स ज्यादा रिजिड हैं, किन के थोड़े लिबरल हैं।
सबके परसेंटेज चेक करूं कि किस पे ज्यादा इंटरेस्ट देना है, किस पे कम देना है। सबके स्टार्टिंग के चार्जेस चेक करूं कि यार ये लोग प्रोसेसिंग फीस 1,000 रुपए ले रहा है, अगला प्रोसेसिंग फीस 2,000 ले रहा है, अगला प्रोसेसिंग फीस 500 रुपए ले रहा है। तो सारे एस्पेक्ट्स के बाद ये देखो कि किसमें मेरे ऊपर बर्डन कम पड़ रहा है, रिजिडिटी नहीं है, और पैसा भी आराम से मिल जा रहा है। तो अभी मैंने तुमको सिर्फ बैंक्स का कंपैरिजन बोला, ये बात तुम्हारे अंदर आ जाना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स का भी होता है कि किसी भी पर्पस के लिए लोन ले रहे होते हैं, तो वी मस्ट हैव दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि किसी ने कहा यार इस बैंक से ले लो, तो हमने कहा चलो इससे उठा के ले लिया। एक और बैंक, इससे ले लो, हमने उससे ले लिया। नो, गिव टाइम, इवेलुएट मार्केट, then take decision, because ultimately cost needs to be borne by us। स्पेशली बिजनेस कर रहे हैं तो ध्यान होना जरूरी है। मैं तुम्हें कल जो मैंने तुम्हें एक बताया था इनका, ब्रज भूषण दास बिनानी जी का, ये लाइन पढ़ना, उनकी लाइन फिर से तुम्हें क्या समझ आ रहा है। एन एंटरप्रेन्योर tends to bite off a little more than he can chew, hoping that he'll quickly learn how to chew it। ऐसे ही कई बार बिजनेसमैन के साथ हो जाता है, वो लोग ओवर पैसा ले लेते हैं, ज्यादा डेट ले लेते हैं, महंगे बड़े इंटरेस्ट पर पैसा उठा लेते हैं। उन्हें लगता है मैंने ज्यादा इंटरेस्ट पे ले लिया, कुछ नहीं होता, लेकिन ये काम मैं निकाल लूंगा और काम हो जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। तो जो रिस्क है, रिस्क वो देखना बहुत जरूरी है, दैट विल आई बी इन अ पोजिशन टू हैंडल दिस मच ऑफ रिस्क और नॉट, विल आई बी इन अ पोजिशन टू पे इतना हाई परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट और नॉट। अगर आप एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर ले लेते हो बिना प्रॉपर इवेल्युएट करे, तो आप ऊपर जाने की जगह नीचे आ जाते हो, एंड दैट हैज बीन द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ मेनी कंपनीज एंड मेनी बिग एंटरप्रेन्योर्स। मुझे ये लग रहा है मैंने जो बात बोली तुम लोगों को बेसिक समझ में आ गई। मुझे पक्की बात करो और ये बताओ कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि जहां से जल्दी पैसा मिल रहा है वो सोर्स पकड़े या सारे ऑप्शंस देखें? पहले तो ये जवाब दो। पहले तो ये जवाब दीजिए, जो जल्दी मिल जाए सोर्स वहां से पैसा उठा लें, या जो सारे मार्केट में ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको चेक करें। व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी, टेल मी दैट। हम्म। गुड, अच्छे से समझ में आया, वेरी वेरी गुड। सारे सोर्सेस को देखें, उसी के बाद हम हमारा डिसीजन लें। ठीक है, अब सारे सोर्सेज में जब हम देख रहे हैं, तो मैं अभी एकदम से सारे तो पॉइंट्स नहीं समझा पाऊंगी, एक एक करके समझाती हूँ। एक चीज हमें क्या देखना चाहिए बेटा, कॉस्ट। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कॉस्ट से आप क्या समझ रहे हो? व्हाट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कॉस्ट से? कॉस्ट, मैंने अभी आपको बताया, इन्हें 8% देना है, इधर 10% देना है, इधर 14% देना है, इधर 12% देना है। तो कॉस्ट मतलब what you have to pay to them, कितना पे करना पड़ेगा। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात आ रही है रिस्क। व्हाट इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग? रिस्क। मुझे आप ही लोग जज करेंगे और बताएंगे यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा रिस्क है, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क है, या लोन में सबसे ज्यादा रिस्क है? बताओ, रिस्क सबसे ज्यादा किस में है? यस, गुड। कॉस्ट फैक्टर तुम लोग समझ गए। दूसरा मैं क्या फैक्टर कह रही हूँ तुमसे? रिस्की फैक्टर। वेटिंग फॉर द आंसर्स। लोन में क्यों ऐसा? बिकॉज आपकी कमाई हो या ना हो, आपको देना ही पड़ेगा, तो आपको अपना रिस्क भी देख के चलना है। अगला टर्म आ रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट या प्रोसेसिंग फीस। क्या बताया था मैंने तुम्हें अभी फ्लोटेशन कॉस्ट या प्रोसेसिंग फीस का मतलब? प्रोसेसिंग फीस मतलब होता है कि ये लोन आपका सैंक्शन करेंगे तो शुरू में 1,000 रुपए लेंगे, 2,000 रुपए लेंगे, 5,000 लेंगे, तो वो भी मैटर करती है। और ऐसे ही मार्केट में अगर आप शेयर्स इशू करते हो, तो आपको बहुत सारी मल्टीपल जगहों पर फीस पे करना पड़ती है। तो आपको ये देखना है कि मुझे शुरुआत में लोन उठाने के लिए जो पैसा लगाना पड़ रहा है, या फंड्स उठाने के लिए जो पैसा लगाना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। प्रोक्योर करना मतलब पैसा हासिल करना, उसके लिए जो कॉस्ट देना है,
तो बैंक्स में भी प्रोसेसिंग फीस होती है और शेयर मार्केट में उतरो आप तो भी कई जगहों पर फीस लग रही है। तो इवन वो देखना है कि वो किसमें कम लगे। ठीक है। चौथा, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। बताइए मुझे आप लोग सोच कर, ध्यान देना सब बच्चे, कि इस कंपनी में फॉर एग्जाम्पल 10 ओनर्स थे, 10, और 10 के इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो 10 लोग थे, 10 के इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो परसेंटेज वाइज अगर मैं कहूँ, परसेंटेज वाइज, तो हर एक का कितनी होल्डिंग हो गई मैम? 10%। हर एक की होल्डिंग कितनी हो गई मैम? 10%। अब हमने कहा यार हमें और शेयर्स इशू करने हैं, तो हमने मार्केट में शेयर्स और इशू करे, और अब 10 लोग और आ गए। अब बताओ टोटल शेयर होल्डर्स कितने हो गए मैम? 20। 20 शेयर होल्डर्स आर देयर नाउ। 20 शेयर होल्डर्स आर देयर नाउ। तो आपको ऐसा लग रहा है कि पहले 10 लोगों के पास पावर था, अब वो पावर 20 लोगों में बट गया है। तो हर एक का जो पावर है वो कम नहीं हो गया होगा? हर एक का पावर कम नहीं हो गया होगा? 5%, 5% उनका पावर बचा। मैं कहूं हमने और इशू कर दिए, उनका पावर और कम हो जाएगा। हमने कहा और इशू कर दिए, उनका पावर और कम हो जाएगा। तो शेयर्स इशू करने से दिक्कत होती है क्या? डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। पहले जितने लोगों के हाथ में कंट्रोल था, शेयर्स इशू करोगे, कंपनी में नए ओनर्स आ जाएंगे, वो कहेंगे हमारी भी सुनो। फिर और शेयर्स इशू करोगे, और आ जाएंगे, बोलेंगे हमारी भी सुनो। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है टू मच शेयर्स इशू करने में। ठीक है, अगला पढ़ो। अगला आ रहा है बेटा मार्केट कंडीशन। गौर से सुनना, मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन मतलब ऐसा सिचुएशन कि आप मानो अगर मार्केट में ऐसा चल रहा है कि चीजें की प्राइस बढ़ती जा रही है, मतलब बूम है, शेयर प्राइसेस ऊपर 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 ऐसे जा रही हैं। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में तुम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सब सोचो कि यार जब लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें लग रहा है मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, सो मोर एंड मोर पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, उस केस में आप शेयर इशू कर सकते हो। लेकिन मार्केट अगर अभी ऐसा चल रहा है कि आपका इन्वेस्टर घबराया हुआ है, इन्वेस्टर को घबराहट है कि मार्केट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, ऐसे केस में वो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे मार्केट वाले, क्योंकि उन्हें घबराहट ये है कि यार अभी प्राइस ऊपर एकदम से गिर गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ऐसे टाइम में लोग किस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं? लोग ऐसे टाइम में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं इन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में क्यों? क्योंकि उन्हें ये बात पता है मार्केट में प्राइस कुछ भी ऊपर नीचे जा रहा हो, मुझे तो वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही। लेकिन शेयर्स में उन्हें पता है कि यार मैंने पैसा लगाया, पता पड़ा महंगा हो गया, वो तो अच्छा है, और एकदम प्राइस गिर गई तो मैं क्या करूंगा? तो कभी कभी मार्केट में लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक चल रहे होते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग मोर एंड मोर शेयर्स। कंपनी को इस समय शेयर्स इशू करके पैसे उठा लेना चाहिए। कभी कभी लोग बहुत पेसिमिस्टिक चल रहे होते हैं, बहुत नेगेटिव, बहुत डरे हुए से, ऐसी सिचुएशन में कंपनी को डिबेंचर्स इशू करने चाहिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर्स खरीदें, कंपनी के पास पैसा आ जाए, लोगों को भी ये रहे कि मेरे को फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा। क्या आपको ये बात भी समझ में आई? मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन, अगर मैं कोविड टाइम्स की अगर बात करूं आप बच्चों से, कोई कंपनी चाह रही है पैसा उठाना मार्केट से, तो पहली बात, लोगों के पास पैसा नहीं था कोविड के टाइम, लेकिन फिर भी लोगों के पास अगर कुछ पैसे थे तो वो कहाँ इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे? शेयर्स में, या वो इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे डेट में? तो द आंसर इज डेट। क्यों? क्योंकि उन्हें ये है कि यार मैंने इतना पैसा लगाया तो मेरे पास इतना फिक्स तो रिटर्न आता ही रहेगा। हम बड़े प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो अलग डिसीजंस ले रहे होते हैं, हम नॉर्मल आदमी की बात कर रहे हैं। मुझे ये पॉइंट का भी क्लैरिफिकेशन आप लोगों से चाहिए कि आपको क्लियर है क्या? मार्केट कंडीशन, मार्केट में हाल क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या है? बूम फेज है, लोगों के पास फंड्स हैं, दे आर रेडी टू इंटरेस्ट, दे आर रेडी टू टेक रिस्क, शेयर्स इशू करो। आपका डिक्लाइनिंग फेज चल रहा है, रिस्की माहौल चल रहा है, इन सच अ सिचुएशन बेटर इज इशू डेट। people will be able to invest comfortably because they have an assurance कि यार मेरे को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। गुड 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 गुड। चलिए,
यहां तक की बात तो हमने कुछ समझी, ये मैं अभी आपको लिखवा दूंगी, चिंता नहीं। अगला आ रहा है बेटा लॉज। लॉज, लॉ इसके बारे में क्या कह रहा है? मैम लॉ इसके बारे में क्या कह रहा है का क्या मतलब? अलग अलग एक्ट्स है हमारे यहाँ, like we have income tax act, you have got companies act, there are SEBI regulations, अलग अलग एक्ट है। उन एक्ट में क्या क्या लिखा है, इवन वो कंसिडर करना जरूरी है जब आप अपना सोर्स फाइनलाइज कर रहे हो। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ले लूं, टैक्सेशन, ठीक है। सिनेरियो 1 मिनट को यहाँ सब देख लेना, हम इसको डीपर पढ़ेंगे आगे इन द सब्जेक्ट, अभी बेसिक दिख रहा है। ऑप्शन कह रहा है पहला, ऑप्शन कह रहा है पहला, ऑल्टरनेटिव 1 कि हमने डेट उठाया। ऑल्टरनेटिव 2 कह रहा है कि हमारे पास डेट नहीं है, डेट नहीं उठाया। मैं आपसे कहूं कंपनी की कमाई बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स नहीं दिया, बाकी खर्चे माइनस कर दिए, वो है बेटा 1 लाख इन बोथ। अब मैं आपसे कहूं इसके बाद क्या माइनस करते हैं, तो हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट जाता है फिर टैक्स का टर्न आता है, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी, अभी बेसिक सुन लो। अब मैं कहूँ आपसे, सपोजिंग आपका इंटरेस्ट 10,000 है, तो वो ये गया, यहाँ तो गया नहीं। तो आप देखें इनके पास कितने बचे, 90, और इनके पास कितना बचा, 1 लाख। इसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद जाता है बेटे टैक्स। मानो टैक्स है 50%, तो 90,000 का 50%, 45,000 रुपए गए टैक्स में। और साइड वाले में देखो 1 लाख का 50%, 50,000 रुपए गए टैक्स में। अब मैं आपको अभी जो समझाना चाह रही हूँ वो क्या है पार्ट, वो ये है। ये पार्ट ये कह रहा है डेट के होने से, डेट के होने से आप टैक्स बचा पाते हो, डेट के होने से आप टैक्स बचा पाते हो, और डेट के ना होने से आपका टैक्स ज्यादा जाता है, डेट के ना होने से आपका टैक्स ज्यादा जाता है। तो जब आप फैक्टर्स इवैल्यूएट कर रहे हो तो ये समझना जरूरी है कि कौन सा ऑप्शन टैक्स बचवाता है और किससे टैक्स नहीं बचता। तो ये बात किस में आ जाएगी, इधर टैक्सेशन पॉलिसी क्या है और उससे हमारी कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इवन दैट शुड बी इवैल्यूएटेड, ठीक है। और आखिरी बात आ रही है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। तो आपको शायद आइडिया हो गई, बैंक से ऐसा नहीं मिल जाता कि जमानों के लिए लोन मिल गया, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसे ही मिलता है। लेकिन अगर हम शेयर्स की बात करें, तो शेयर्स जो होते हैं उनका पैसा वापस नहीं किया जाता। कंपनी जब बंद होती है वाइंडिंग अप, तभी इक्विटी का पैसा वापस होता है। तो अगर आप चाह रहे हो कि मेरे को पैसा 2, 5, 10 साल के लिए मिल जाए, सो दीज आर ओके गुड सोर्सेस। बट अगर आप चाह रहे हो मेरे को पैसा लाइफ लॉन्ग के लिए मिल जाए, कि जब तक कंपनी है तब तक पैसा हमारे पास रहे, देन कौन सा सोर्स रेकमेंडेड है, इक्विटी शेयर्स। कौन सा, इक्विटी शेयर्स। मैं आपको ये बात लिखवाऊंगी, लिखने को लेके चिंता मत करना, अभी मैं समझाने पर मेरा फोकस था। इतने जो पॉइंट्स हमने समझे, कितने पॉइंट समझ लिए हमने, अराउंड 8 पॉइंट्स। क्या ये किसी में भी कोई तुम्हें डाउट है? पहले मुझे ये बात बताओ। तो लगता है ऐसी छोटी बात है कि आप प्रोक्योर कर रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं, तो उठा लेंगे। यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ दैम। इसके ऊपर ही ये रेट निकालते हैं ना अपन, ये इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कम ऑन एवरीबडी, प्लीज अपडेट मी, क्या ये फैक्टर्स, ये सारे एस्पेक्ट्स तुम्हें क्लियर हो गए? नो डाउट, ऑल सॉर्टेड एंड क्लियर। ठीक, बढ़िया, शानदार। अब कॉपी में आओ एंड लेट्स बिगिन। अच्छा 1 मिनट, ये और बता दूं जरा सा, ये और जरा सा बता दूं फिर करते हैं। इक्विटी तो मैंने बता दिया, मतलब क्या है, कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, तुम लोग को इतना बेसिक आइडिया ही होगा, डेट पार्ट होता है। बैंक्स प्राइवेट नेशनलाइज कहीं से भी पैसे उठा सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग होती है, 11th स्टैंडर्ड में नाम सुना होगा शायद, एडीआर, जीडीआर। इंटरनेशनली पैसा भी उठा सकते हो, इंटरनेशनल बैंक से भी
और इंटरनेशनली शेयर्स डिबेंचर इशू करके भी। तो ये भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। एंजल इन्वेस्टर, नाम ही है एंजल, फरिश्ते हैं ये हमारी बिजनेस के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है, जो वेल्दी पार्टीज होती हैं, अमीर लोग, उनके पास पैसा बहुत है, आप उनके पास जाइए, अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिले, सर बोलेंगे जी आप अपनी फाइल लेके जाओ और दिखाओ, मैं ऐसा ऐसा बिजनेस प्लान कर रहा हूँ स्टार्ट करने का, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसा मैंने इसकी पूरी प्लानिंग करी, पैसों की जरूरत थी, अगर थोड़ी मदद हो जाती तो वो आपका पूरा चेक करेंगे। चेक करके उन्होंने कहा प्लानिंग तो बढ़िया है, अच्छे तुम्हारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, 4C अच्छा किया है, ठीक है चलो 80% पैसा हम लगा देते हैं। एंजल इन्वेस्टर फरिश्ता होते हैं ये हमारी जिंदगी में, पैसा दे देते हैं, कहते हैं करो क्या काम करना है। तो एंजल इन्वेस्टर्स क्या है? दे आर जाइंट, बड़े बिजनेसमैन, वेल्दी पार्टीज हु विल गिव ह्यूज अमाउंट टू यू सो दैट यू आर एबल टू बिगिन योर एक्टिविटीज। ओके, तो उन्हें क्या बोला जाता है? एंजल इन्वेस्टर। ये इन सब के रिस्पेक्ट में हम किन चैप्टर्स में पढ़ेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, फाइनेंसिंग डिसीजंस में, वी हैव चैप्टर्स आगे, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने बेसिक बेसिक देख लिया है। जिन लोगों ने पहले नहीं लिखा था उनको ये चीज लिखनी है कॉपी में, बाद में लिख लेना, अभी जगह छोड़ दो। जिन्होंने लिख लिया था दे आर गुड बच्चे, अब लिखो, कॉपी में जाओ और यू राइट दिस various aspects to be evaluated before finalizing source of procurement of funds. Yes, ADR is American Depository Receipt and GDR is Global Depository Receipt. Global Depository Receipt. मुस्कान, तुम जो डेट वाली बात बोल रही हो, तुम प्लीज क्वेश्चन थोड़ा सा इलेबोरेट कर दोगी? डेट बहुत जगहों पे आ रहा था, तो तुम एग्जैक्टली exactly कौन सा पॉइंट कह रहे हो? पहला लिखो जाओ सभी बच्चे, कॉस्ट, 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 कॉस्ट कितने रेट का पड़ रहा है? 8%, 10%, 15, 20, 25 वॉट? So cost is the first thing. Second is risk. 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 कॉस्ट वाइज अगर मैं तुम्हें बता दूं, तो हमेशा जो शेयर्स होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं और डेट कंपैरेटिवली सस्ता होता है। रिस्क की बात करूं तो किस में रिस्क ज्यादा होगा? डेट में ज्यादा होगा, बिकॉज देना ही देना है, कैसे भी हाल हो आपके। अभी ये रिस्क हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? कंपनी के। अगर इसी में आप पॉइंट ऑफ व्यू बदल दो, तो इन्वेस्टर के लिए रिस्क किस में ज्यादा है? शेयर्स, क्या पता रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। और डेट के लिए उसका रिस्क क्या हो जाता है? कम। बट अभी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? बिजनेस। ठीक है बेटा, आर यू मुस्कान उस पॉइंट पे? अगला, फ्लोटेशन कॉस्ट या प्रोसेसिंग फीस। फ्लोटेशन कॉस्ट या प्रोसेसिंग फीस, जो आपकी इनिशियल चार्जेस लगते हैं, इनिशियल शुरुआत में जो आपके चार्जेस लगते हैं, वो कितने लग रहे हैं? कितने? अगला, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, लिखते चलना। मोर शेयर्स अगर आप इशू करोगे तो उनका जो पावर है, पावर, हक, वो क्या होता जाएगा? कम। उनका पावर, कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। इसकी जगह अगर आप मोर डेट करते हो तो उनका पावर कम नहीं होगा, पावर विल रिमेन सेम। क्योंकि जो लोग पैसा उधार देते हैं, आई रिपीट, बैंक वाले या डिबेंचर वाले, इन लोग के पास डिसीजन लेने का पावर नहीं होता। तो अगर आप पैसा डेट से उठा रहे हो या डिबेंचर से उठा रहे हो या बैंक से लोन ले रहे हो, उस केस में वो लोग पैसा दे रहा है लेकिन उनके पास डिसीजन लेने का हक नहीं है, समझे आप? लेकिन आप और शेयर्स इशू कर ले रहे हो तो उनके पास डिसीजन लेने का हक आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पुराने शेयर होल्डर्स थे उनका पावर क्या हो जाता है? डाइल्यूट। ये पॉइंट पक्का क्लियर है आपको? पक्का क्लियर है सबको? श्योर?
अगले पे आओ, कैश फ्लोज। अच्छा, ये पॉइंट तो मिस ही हो गया था, कैश फ्लोज। कैश फ्लोज, अगर आपके पास स्टेबल या सफिशिएंट कैश है, कैश फ्लोज है, आराम से बराबर पैसा आता रहता है, मतलब देने की कोई चिंता नहीं है, तो डेट पे आप इंटरेस्ट आराम से दे लोगे, डेट में कोई परेशानी नहीं आएगी। बट अगर आपके कैश फ्लोज अनस्टेबल हैं, कभी कैश बहुत होता है और कभी कैश नहीं होता, ऐसे में डेट बिल्कुल नहीं। नहीं तो इंटरेस्ट दोगे तो कहाँ से दोगे भाई? ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट में सामने एक्सप्लेनेशन लिख लेना। इस पे कोई सीधा अभी एग्जाम क्वेश्चन नहीं आ रहा, अभी हम सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, तो घबराना मत। कोई मैम तो इतना सा लिखवा रही है, क्या होगा? अभी सिर्फ सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे तो एकदम प्रॉपर नोट्स होंगे। ठीक है, मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट में शेयर्स, एक मिनट, मार्केट में बूम है, मार्केट ग्रो कर रहा है, ऐसे केस में शेयर्स आप इशू कर सकते हो, लोग आराम से लगा लेंगे। अगर मार्केट के अंदर लोगों के दिमाग में बहुत टेंशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, कैश क्रंच चल रहा है, कैश क्राइसिस है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या यूज करना है? डेट। डेट, ठीक है। इतने पॉइंट्स तक एक बार करके मुझे डन अपडेट कर लो, फिर मैं आखिरी 2 पॉइंट्स के ऊपर आ जाऊं, लास्ट 2 पॉइंट्स पे हम आ जाएं फिर। प्लीज डू टिल हेयर, कंप्लीट टिल हेयर एंड डू लेट मी नो। ओके, गुड गुड गुड। अब आ रहे हैं हम लॉज पे, और लॉज की जगह हाल फिलहाल यू कैन राइट टैक्सेशन का इम्पैक्ट, यही लिख लो तुम तो अभी ऑब्लिक करके कि टैक्सेशन, टैक्स। बहुत सारा इसके रिस्पेक्ट में आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं, अभी के लिए यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, यू कैन ड्रॉ दिस एग्जाम्पल। हमारी कमाई, प्रॉफिट हमारा रादर, जिसमें से अभी हमने इंटरेस्ट और टैक्स नहीं दिया, 1 लाख है। सिर्फ इतना सा अंतर है कि पहले केस में हमने कहीं से लोन लिया हुआ है, सो वी हैव डेट। दूसरे केस में देर इज नो डेट। पहले केस में देर इज डेट, दूसरे केस में देर इज नो डेट। तो हमें इंटरेस्ट देना है 10,000 रुपये, इसमें इंटरेस्ट नहीं जा रहा, तो इंटरेस्ट देने के बाद हमारे पास बचा 90,000, और यहाँ हमारे पास बचा 1 लाख। करेक्ट। नाउ टैक्स अगर मानो 50% है, तो 90,000 पे 50% 45 जाएगा, और 1 लाख पे 50% 50,000 जाएगा। तो सीखने की बात यह है कि अगर आपके पास डेट होता है जिसपे आपको इंटरेस्ट देना है, उस इंटरेस्ट के चक्कर में आपकी टैक्स सेविंग हो जाती है। टैक्स सेविंग, कितना आपका टैक्स बच जा रहा है? पूरा 5,000 रुपए टैक्स बच जा रहा है, बिकॉज यू हैड डेट। तो अभी दूसरी चीज पे मत जाना कि मैम पर इंटरेस्ट तो जा रहा है, वो सब हम आगे समझेंगे। बट अगर आप डेट सोर्स उठाते हो तो आपकी टैक्स सेविंग हो जाती है, और जो टैक्स प्लानिंग करके चलते हैं उन लोग को फंड्स चाहिए होते हैं, तो मेनी अ टाइम्स दे ऑप्ट फॉर डेट, दे ऑप्ट फॉर डेट। मुस्कान, तुम्हें अब क्लियर हुई बात क्या? और उसके बाद आई थिंक सभी लोग ये एग्जाम्पल नोट कर चुके हैं। उसके बाद यू कम टू लास्ट पॉइंट, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए पैसा चाहिए? तुमको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तुम्हें पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तुमको इतने लंबे समय के लिए चाहिए कि जब तक कंपनी चले तो वापस ही ना करना पड़े,
तो उस हिसाब से यू फाइनलाइज योर सोर्स। यहाँ लिख लो हाउ लॉन्ग यू कैन कीप फंड्स। अगर हम बात करें जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, इनके लिए कुछ सिर्फ मंथ्स में आपको रीपे करना पड़ेगा विद इन अ फ्यू मंथ्स। फिर आप बात करें मीडियम ड्यूरेशन, तो इसके लिए यू कैन हैव डेट, लोन ले लो बैंक वैंक से, डिबेंचर इशू कर दो, इवन प्रेफरेंस शेयर्स कर दो। प्रेफरेंस शेयर्स ये सबको मैं रख रही हूँ अराउंड अप टू 20 साल का स्पैन। और वो जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए तुम रख सकते हो, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए रख सकते हो, वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे इक्विटी शेयर्स। उनका पैसा लौटाना ही नहीं होता जब तक कंपनी बंद ना हो जाए। सो दे आर टू बी रीपेड ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो आपको कितने समय के लिए पैसा चाहिए, उसके हिसाब से भी आप अपना सोर्स डिसाइड कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ रैंडम डिसीजन कि कहीं से भी पैसा उठा लो। इट हैज टू बी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक स्टडीज, प्रॉपर इवेल्युएशन, देन ओनली यू मस्ट डिसाइड योर सोर्स। ऐसा नहीं जो हमें पैसा दे रहा है, हमें कहाँ से लेना है, हमें क्या क्या ऑप्शंस हैं जहां से हम पैसा उठा सकते हैं, उनमें से जो हमारे लिए मोस्ट सूटेबल होगा वहां से वील टेक आवर मनी। अब बच्चों तुमने सारे पॉइंट्स लिख लिए हो तो मुझे बता दो, किसी को लगे कि यार हम चाहते हैं कि हम ये ड्राइंग भी कर लें, तो ये ड्राइंग तुम स्क्रीनशॉट ले लो और तुम इसके बाद ये ड्रॉ कर लेना। इट इज गुड, क्योंकि ड्राइंग से क्या होता है, एकदम क्लिक कर जाती है बात। यू टेक इट स्क्रीनशॉट। ये वाले सारे पॉइंट्स आप क्लियर सबको? सबको क्लियर एकदम? डन। नोट भी हो गया हो अगर, और क्लैरिटी भी हो तो आप मुझे बताएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वो भी बता देंगे कि मैम ऐसा है। चलिए, सो आई थिंक दैट्स डन विथ। ऑल राइट, इसके आगे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम मंडे फ्रॉम इन आवर मेन बैच।